Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class +2. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर स्टार्ट करा था जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी का 10th चैप्टर है और हमारा नियर अबाउट 80% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ थोड़े से टॉपिक रहते हैं थोड़े बहुत, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करके अपना जो पेपर पैटर्न है जो इस चैप्टर में से जौन से क्वेश्चंस बने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास हम अपने फर्दर स्टार्ट करते हैं कि नया टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट का डिपॉजिटरी। बाय द टर्म डिपॉजिटरी आपने जब फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट चैप्टर हमने करा था तो आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट मीन टू से डीमैट अकाउंट। क्योंकि डीमटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज़ के लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। पहले क्या होता था कि जो शेयर्स को जैसे मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने ट्रांसफ़र करने हैं किसी को, तो मैं शेयर सर्टिफिकेट्स बनाकर फिज़िकल शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर साइन करके दूसरे को देता था, ठीक है जी। इससे क्या होता था कि बहुत ही चीज़ें इसके हमारे नुकसान होता था। इससे क्या होता था, एक तो चीज़ फिज़िकल पेपर ने कब डिस्ट्रॉय हो जाना या गुम जाना या कुछ ऐसा हो जाना कि हमें इमीडिएट हम ट्रांसफ़र किसी को अभी शेयर्स चाहिए तो हम इमीडिएट किसी को नहीं पकड़ा सकते हैं ना, दूर अंदर हो कोई, तो क्या होता है इसमें होता है प्रॉब्लम होती थी ये सारी चीज़, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ ट्रांसफ़र हो गया तो हमारे शेयर्स की जो होती है ट्रांसफ़र वगैरह भी, और जो शेयर्स हमारे पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली पड़े होने हैं। ये कौन हेल्प करता है? डिपॉजिटरीज आर नथिंग, दे आर द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है जी। जो क्या करते हैं, दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, एक है NSDL, एक है CDSL। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन है काम एक ही है कि हमारे बिहाफ पे शेयर्स को अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली संभाल के रखना। अगर हम कल को हमने वो शेयर्स हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को, तो हम डिपॉजिटरी को कांटेक्ट करके वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली और क्विकली, ठीक है जी। सो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ऐसे है कि हम डिपॉजिटरी जो है, आजकल डिपॉजिटरीज़ में डीमैट शेयर्स वो मेंटेन करके रखता है, और हम जो होते हैं, जो एक्चुअल ऑनर है, हम बेनिफिशियल ऑनर बन जाते हैं डिपॉजिटरी की नज़रों में, क्योंकि डिपॉजिटरीज हमारे बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स को अपने पास रखता है। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है उसमें डिपॉजिटरी का नाम आता है। अगर हमने डिपॉजिटरी के थ्रू करवाया हो काम तो हमने उस कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डिपॉजिटरीज का नाम आएगा, और डिपॉजिटरीज के जो रजिस्टर होगा उसमें हमारा नाम आएगा। मीन टू से एक्चुअल ऑनर हम ही हैं, बेनिफिशियल ऑनर बन के रह जाते हैं, ठीक है जी। अब इसमें फ़र्क क्या है? जो डिपॉजिटरी है, जो एक ये एक्ट पास हुआ था जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में ना डिपॉजिटरी एक्ट पास हुआ था टू कन्वर्ट द रीमटेरियलाइज्ड शेयर्स इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है जी। इसका मतलब क्या? जब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी एक्ट जब पास हुआ था, इट वॉज फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। जब ट्रांसफर जो होते हैं सिक्योरिटीज वो फ्रीली हो पाए। अर्लियर द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज वो ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया कि फिजिकली पहले शेयर्स ट्रांसफर हुआ करते थे, विच हैड प्रॉब्लम्स लाइक सेटलमेंट डिलेज, थेफ्ट, फॉर्जरी, जो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे चोरी हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना पेपर, और क्या बोलते हैं फॉर्जरी हो जाना, सेटलमेंट डिलेज, ठीक है। कीपिंग दिस वीकनेसेस एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, SEBI developed a new system by which all trading in shares is done in electronic form. Depository is an institution or organization which holds securities in electronic form in which trading is done. जो डिपॉजिटरी क्या होता है, वो हमारा डिपॉजिटरी का मतलब होता है वो हमारे शेयर्स को डिपॉजिट करके अपने पास रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है जी। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम, एक स्टोरेज सिस्टम है। इट हैज़ नो पेपर वर्क रिलेटिंग टू शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर फॉर्म्स एक्सेट्रा। इन इंडिया देयर आर टू डिपॉजिटरीज, NSDL एंड CDSL। NSDL का मतलब क्या? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। CDSL का मतलब क्या? सेंट्रल डिपॉजिटरी
सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो ये हमारी दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में। टर्म्स रिलेटेड और डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी में कौन कौन सी टर्म यूज होती है? एक तो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज़ अ इंटरमीडिएटर बिटवीन हुम, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएंगे, हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे और वो आगे हमारी एप्लीकेशन डिपॉजिटरी के थ्रू करवाएगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं इंडिया में ना? कई बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के रोल्स प्ले कर रहे हैं करंटली, जैसे पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है जी, और सम अदर बैंक्स, ठीक है, आर ऑफरिंग सर्विसेज एट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। बेनिफिशियल ऑनर, बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है? वही जो हम हैं बेनिफिशियल ऑनर है, ठीक है। द रियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज आर द बेनिफिशियल ऑनर, मीन टू से वी आर द बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है। हु हैज लॉस्ट देम विद द डिपॉजिटरी इन फॉर्म ऑफ बुक एंट्री। इशुअर मीन टू से जो इशुअर है कंपनी, इशुअर ऑफ द सिक्योरिटी, दैट इज अ कंपनी हु हैज इशूड द सिक्योरिटीज। अब हम बात करते हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। Dematerialization is the process by which the physical form of securities are converted into electronic form. When shares are converted into electronic form, they are held in a demat account. ठीक है जी, जो इसलिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे आजकल जो नॉर्मल पब्लिक कंपनीज भी हैं उनको भी मैंडेटरी कर दिया गया है डीमैट सिक्योरिटीज़ इशू करना, ठीक है जी। आगे ऑप्शंस होते थे कि यहाँ डीमैट कर लो या फिजिकल कर लो, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में अभी ऑप्शनल ही है, आप डीमैट रख सकते हो अपने पास, नहीं तो आप मीन टू से शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हो। बट पब्लिक कंपनी और यहाँ लिस्टेड कंपनीज के लिए अब सेबी ने नोटिफिकेशन निकालकर कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको डीमैट में ही सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेंगी। तो क्या होता है, वो डीमैट अकाउंट में जाकर हमारी सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं जो हमने ओपन किया होगा। प्रोसीजर क्या होगा जी डीमैट का? हमारा शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, हमने डीमैट करवाने हैं उसको, तो उसका प्रोसीजर क्या? फर्स्टली डीमैट अकाउंट की सबसे मेन प्रायोरिटी है, डीमैट अकाउंट को हम खुलाएंगे बैंक के पास जाकर, ठीक है जी। फॉर दिस ही अप्रोचेज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मीन टू से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन? बैंक्स, पीएनबी, आईसीआईसीआई, उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे हमें डीमैट अकाउंट खोल दो और हमें डिपॉजिटरी में एनएसडीएल या सीडीएसएल में अपने सिक्योरिटीज़ को डीमैट करवाना है। वेयर ही फिल्स एंड वहाँ जाकर हमें डीमैट एक फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा एंड सबमिट्स द रिक्वायर, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होंगे वो हमें सबमिट करने पड़ेंगे बैंक जाकर। देन ही सबमिट्स हिज सर्टिफिकेट टू द डीपी अलॉन्ग विद द फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या होगा, जब बैंक डीपी मीन टू से जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उसको जो हम इन्वेस्टर है, हम अपने जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा करवा देंगे कि ये शेयर सर्टिफिकेट्स को हमने इलेक्ट्रॉनिकली अपने बैंक्स में डालना है। तो वो क्या करेगा, हम डॉक्यूमेंट सारे उसको दे देंगे। उसके बाद द रजिस्ट्रार देन कंफर्म्स द रिक्वेस्ट एंड डीमैट हिज अकाउंट विद द शेयर्स सबमिटेड बाय हिम। उसके बाद क्या होगा, जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ शेयर्स है, वो अप्रूव कर देगा। जो डीपी है वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा कि अब शेयर सर्टिफिकेट्स को इनको डीमैट में कन्वर्ट कर दो। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो शेयर्स वो सर्टिफिकेट्स लेगा और कंफर्मेशन दे देगा, डीमैट हो जाएंगे उसके अकाउंट में। द अकाउंट दस इज क्रेडिटेड विद द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद क्या होगा, जो अकाउंट डीमैट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। नाउ द इन्वेस्टर्स कैन विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर एंड डीपी ऑपरेट हिज अकाउंट बाय सेलिंग और बाइंग शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अब क्या करेगा, ब्रोकर या डीपी की हेल्प से जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स सेल और बाई कर सकता है इमीडिएटली, ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज में। अब हमारी बात होगी जी प्रोसीजर की, ये है प्रोसीजर ऑफ डीमैट अकाउंट। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द डीमैट सिस्टम, कैसे वर्क करता है डीमैट सिस्टम। जो डीपी है आइदर बैंक है, ब्रोकर है और फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज फाइल्ड गिविंग डिटेल्स ऑफ पैन कार्ड, फोटोग्राफ एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक अकाउंट ओपन होगा जो पैन कार्ड, फोटोग्राफ और पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ होगा। द फिजिकल सर्टिफिकेट टू बी गिवन टू डीपी अलॉन्ग विद द डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीपी को हम फिजिकल सर्टिफिकेट देंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे डीमैट फॉर्म के थ्रू कि हमारे शेयर्स को डीमैट कर दो, वही रेपिटेशंस है। इफ शेयर्स आर अप्लाइड टू इन अ पब्लिक ऑफर, सिंपल डिटेल्स ऑफ डीपी एंड डीमैट अकाउंट आर टू बी गिवन एंड द शेयर्स ऑन अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट। अगर कोई शेयर्स अप्लाइड हो रहे हैं पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू हुआ है, वहीं पे हम अपना डीमैट अकाउंट की डिटेल्स और अपने डीपी की डिटेल्स, ठीक है, भर के और हमारे ऑटोमेटिकली हमारे डीमैट अकाउंट में ही वो शेयर्स आएंगे। इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर, द डीपी इज नॉट टू बी अनसिक्योर टू डेबिट द अनस्ट्रक्चर्ड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स।
ठीक है। अगर हमने सेल कर रहे हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स डेबिट हो जाएंगे, अगर बाय कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिट होंगे। ठीक है जी। द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब जो ब्रोकर है उसका क्या रोल है कि इंस्ट्रक्शंस देगा डीपी को डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। द ब्रोकर देन रिसीव्स पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड। अब ब्रोकर क्या करेगा, इसकी पेमेंट रिसीव करेगा और पे कर देगा पर्सन को जिसका शेयर उसने सेल करे हैं, अपनी थोड़ी सी कमीशन वगैरह बीच में रख के। ठीक है। ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर बीइंग अप्लाइड विद 2 days, दैट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बायर इज ऑन T+2 बेसिस सेटलमेंट पीरियड। क्या इजीली कर दिया गया। आगे कितने सेटलमेंट पीरियड का टाइम होता था, ट्रेडिंग प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा लगते थे, आजकल 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं डीमैट की वजह से। ठीक है। नहीं तो आगे 10-10 दिन 12-12 दिन लगते थे हमारे सेटल होते हुए अकाउंट्स को, तो इसलिए आजकल इजीली हो गया है। ऑल दिस ट्रांजेक्शंस आर टू बी कंप्लाइड विद 2 days, दैट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द बायर इज ऑन T+2 बेसिस ऑन सेटलमेंट पीरियड। ये सारी बात होगी हमारी डिपॉजिटरी की। तो डिपॉजिटरी हमारा यहाँ अब कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैंने जैसे बोला स्टॉक एक्सचेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इज द लार्जेस्ट मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन अप्रैल 1993। ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में, और स्टॉक एक्सचेंज का इसको दर्जा कब दिया गया, 1993 में। इट वॉज सेट बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, banks, insurance company, other financial intermediaries. Its board comprises of senior executives from promoter institutions and eminent professionals. ऑब्जेक्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज का। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएससी क्या है, एस्टैब्लिशिंग अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद हमारा प्रोवाइडिंग अ फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी मार्केट, मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स। उसके बाद क्या है, मार्केट सेगमेंट्स ऑफ एनएससी क्या होंगे, देयर आर 2 सेगमेंट्स फॉर ट्रेडिंग इन एनएससी आर होलसेल डेट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट सेगमेंट। होलसेल डेट मार्केट का मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे सेल परचेज होंगे, फॉर एग्जांपल टी बिल्स, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बॉन्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे ये चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। कैपिटल मार्केट सेगमेंट्स में क्या होंगे, ठीक है, फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड एज वेल एज रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होगी, वो होंगे कैपिटल मार्केट सेगमेंट। अब एक है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का क्या मतलब, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1956 कंपनी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है, जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया था, क्योंकि स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, वो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए उनके लिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या हो गया इसमें, इट प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एवेन्यू बाय फॉर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसमें कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंटली होती है। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ फुली इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज वेयर बायर सीक सेलर्स एंड वाइस वर्सा एंड रेगुलेट। इसमें क्या होता है, वो सारी ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें तो बड़े मार्केट प्लेयर्स होते थे, तो एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ, जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बेनिफिट के लिए आया गया, ठीक है। अब हाउएवर द OTCEI हैज़ नाउ बीन विदड्रॉन, बट आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करता ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आज के टाइम पे ये ख़त्म हो गया है। ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ बिगेस्ट फेलियर, तो इसमें ये सर्वाइव, अब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया अब नहीं है, ठीक है जी। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ना SME एक्सचेंजेस बना दिए गए हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए SME एक्सचेंजेस बना दिए गए हैं, जिसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस अपने शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए स्मॉल, वो भी अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़े साल, कुछ साल हुए हैं प्रीवियस, अभी उसको डेवलप होते हुए या पॉपुलर होते हुए टाइम, इट्स नॉट सो पॉपुलर प्लेटफॉर्म। BSE NSE आर द मोस्ट पॉपुलर, ये तो शुरू से ही है। ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल अबॉलिश हो गया है। अब उसकी जगह पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बेनिफिट के लिए SME प्लेटफॉर्म आया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। इसमें स्मॉल ट्रेडर्स को सर्वाइवल के लिए, उनके सेल परचेज के लिए वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है
Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange was established in 1875 as Asia's first stock exchange. BSE जब हम ध्यान दें, BSE जो है वो NSE के पहले ही बना था और एशिया का, पूरे एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था BSE. ठीक है, ठीक है. अब इसके बाद है इसका वही उसके जो मकसद थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सेम NSE वाले ही हैं. एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड करना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्मॉल मीडियम कंपनीज को, एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफगार्ड मार्केट इंटीग्रेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन एक्सचेंज प्रोवाइड करना, टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड. बिल्कुल सेम NSE के ऑब्जेक्टिव्स और BSE के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सेम है. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात करें. सेबी मैंने बोला था मार्केट रेगुलेटर है, जो रेगुलेट करता है, जो अलग अलग लॉज लेकर आता है, रेगुलेशंस लेकर आता है, ताकि हमारी जो एक स्टॉक एक्सचेंज है, जो मतलब कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उनके ऊपर निगाह रखी जाए, वॉच रखा जाए, ताकि वो लोगों के पैसे ख़राब ना कर दें, या जो इन्वेस्टर्स ने भरोसा करके इन्वेस्ट किया है उनको मिसयूज़ ना करे, या उनके पैसे मारे ना जाएं. तो इस वजह से एक मार्केट रेगुलेटर बिल्ड हुआ, वो है सेबी स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये इस्टेब्लिश हुआ 1988 में. ठीक है जी. ये इस चैप्टर का ये नियर अबाउट बिजनेस स्टडी में ना, इसके पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेबी के ऊपर. सेबी के फंक्शंस, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स, राइट अ नोट ऑन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है जी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा. मेरी थिंकिंग कहती है इस चैप्टर में से सेबी का टॉपिक आपको नियर अबाउट, अगर हम बात करें, हर एक टर्म छोड़ के ये क्वेश्चन आता ही आता है. तो हम बात करते हैं अब सेबी को थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में, वाइट बोर्ड में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सेबी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ, वॉज इस्टेब्लिश बाय द GOI. किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा, 12 अप्रैल 1988. कब? 12 अप्रैल 1988. बट रिकॉग्नाइज कब हुआ? ये तो इस्टेब्लिशमेंट होगी ना, गवर्नमेंट ने करा, बट रिकॉग्नाइज कब हुआ? जाकर रिकॉग्नाइज होगा 30 जनवरी 1992 में जाकर. ये कौन सी डेट है? established on this date and recognized on this date. ठीक है जी. अब इसके बाद इट्स मेन फंक्शन सिस्टमाइज द सिक्योरिटीज मार्केट. इन्वेस्टर्स को मेनली सेफगार्ड करने के लिए सेबी आया था रोल में. इन्वेस्टर्स के पैसे खराब ना हो, मार्केट अच्छे से रेगुलेट हो. ठीक है जी, डिसिप्लिनरी मैनर के साथ हो, तो रेगुलेशंस बनते जाएं. तो ये सारी बात इसलिए सेबी आया था. तो हमने एक मार्केट रेगुलेटर का क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको पता होगा. जैसे पहले पुराने जब सेबी नहीं था तब क्या क्या हुआ करता था? प्राइस रिगिंग. ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइसेस. अपने मुताबिक जो थे मार्केट मेकर्स जो थे वो अपने मुताबिक प्राइस को हाई कर देते थे, लोग गिरा देते थे. ठीक है, अपने मुताबिक मार्केट को चलाते थे. तो ये प्राइस रिगिंग का मैटर था. इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जी, आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत ही वास्ट टर्म है, बट आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ अगर टर्म आई है बीच में. इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि जब हम ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ. ठीक है, और मैं इंटरनल मैं इंटरनल मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, किसी कंपनी का बोर्ड का हिस्सा हूँ, और कंपनी सोच रही है अपने शेयर्स को मार्केट में लाना. ठीक है जी, मार्केट में शेयर्स को लाना, मार्केट में IPO लाना या इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है, मार्केट में पब्लिक इशू लाना और कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कंपनी की पुरानी जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें प्रॉफिट्स कितने कंपनी पिछले सालों में कर, ये मेरे को पता है एक्चुअल में कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है ये, बट मार्केट में नहीं पता किसी को.
समझ लग रही है? मेरे को पता है कंपनी, मेरे को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि कंपनी वाकई बहुत ग्रो कर रही है। अगर इसका आईपीओ आया तो इसने बहुत ही ग्रो करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आईपीओ आया तो मैं जल्दी से मार्केट में जाकर ग्रैब कर लूँगा शेयर्स, मतलब लोगों को मौका ही नहीं दूंगा। मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे को पता है कंपनी बहुत अच्छी है, सेटल्ड है और ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी आने वाले 20-25 साल, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देगी आने वाले टाइम्स पे, क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। मेरे को पता है इसके इंटरनल मैनेजमेंट क्या चल रहा है। यहाँ बुक्स, कुकिंग ऑफ बुक्स तो नहीं चल रही। कुकिंग ऑफ बुक्स मीन टू से मैनिपुलेटिंग तो नहीं हो रही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर नहीं हो रही, जेन्युइन बुक्स हैं, फिर भी प्रॉफिट्स देगा तो मैं मार्केट बाहर जाकर शेयर्स को जल्दी से बाय कर दूंगा फटाफट। तो इससे क्या होगा, जो नाइंसाफ़ी हो जाएगी जी लोगों से। मेरे को तो पता है मैं बाय कर रहा हूँ, और इससे क्या होगा, एक तो शेयर्स हाइक हो रहे होंगे, कंपनी के डिमांड एकदम मार्केट में बढ़ गई, तो जो छोटे पैटी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत महंगे शेयर्स में, महंगे प्राइस में शेयर्स को बाय करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेगी। सो इसको कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए सेबी आया। उन्हें रेगुलेशन दे दिया कि इनसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय द शेयर्स आईपीओ। ठीक है, अगर करने हैं तो उनको प्रॉपर डिक्लेरेशन, एक प्रोसीजर है कि ये सब दे के उसके बाद कर सकते हैं। उसके बाद अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ करती थी, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स हुआ करते थे। ठीक है जी, रोल ऑफ सेबी का क्या हुआ, रोल मेन उसका इशूअर्स के प्रति था, सेबी का इन्वेस्टर्स के प्रति और इंटरमीडियरीज के प्रति। इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना, ठीक है, कम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट देना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी। ठीक है जी, इशूअर्स को क्या देता था, फेयरली और इजीली वो जाके मार्केट से फंड्स रेज कर पाएँ, उसको अच्छा सा सेटअप प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज and the securities industry to promote their orderly functioning, to protect the rights and trust of investors, particularly individual investors, and to guide and educate them, to prevent fraudulent activities, to regulate and develop the code of conduct for intermediaries with a view to make them competitive and professional। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको सेबी के नाम से ही पता लग जाएंगे। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना जी, उसके बाद रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी मार्केट को, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, और रेगुलेट और डेवलप करना है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको फॉलो करते करते सारे काम करें लोग। फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शंस ऐसे ही रेगुलेटरी फंक्शंस होंगे, तो 3 पार्ट में फंक्शंस डिवाइड हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस अगर की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। रेगुलेटरी फंक्शन, फिर सेकंड इज डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शंस और ये थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। जब हम बात करें रेगुलेटरी फंक्शन की, रेगुलेटरी फंक्शन के नाम से हमें पता लग रहा है जब सभी रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा, ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है जी, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज, लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, सेबी कंडक्ट्स इंस्पेक्शंस, इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सारे डेवलपमेंट फंक्शंस क्या, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है जी, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। प्रोटेक्टिव फंक्शंस कौन से होंगे, प्रोटेक्ट करना, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये सारी बात होगी हमारी सेबी की। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है सेबी का, मीन टू से कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं सेबी में। डिसाइडेड इट्स एक्टिविटीज इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स, ईच हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट मुंबई with regional offices at Kolkata, Chennai and Delhi. SEBI has also formed 2 advisory committees, namely Primary Market Advisory Committee and Secondary Market Advisory Committee. These committees consist of investors, market players and associations recognized by SEBI. The objectives of the committees are
to advise SEBI on matters relating to regulation of intermediaries, to advise SEBI on matters related to development of primary market, to advise SEBI on matters related to development and regulation of secondary market, to advise for changes in legal framework to introduce simplification and transparency in primary market। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ SEBI में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, इसके दूसरे ऑफिस कहाँ पे हैं, ठीक है जी, हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो और ये डिपार्टमेंट्स जो है वो SEBI को कैसे प्ले करते हैं रोल SEBI के लिए, वो उनको एडवाइस करते हैं, एडवाइजरी का रोल प्ले करते हैं, उसको रेगुलेशंस बनाने में हेल्प करते हैं, SEBI को करंट सिनेरियो के बारे में बताते हैं। तो ये SEBI यहाँ पे हमारा SEBI ख़त्म है। मीन टू से इवन हमारा होल द चैप्टर इज़ टोटली कंप्लीटेड, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एक टॉपिक, एक एक छोटा छोटा पार्ट भी हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आप जल्दी से अगर कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट लगाकर अपने कि कैसा ट्रेंड आता है पेपर में, पेपर का ट्रेंड क्या होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में। तो डू फास्ट। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आए हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहला, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEBI या व्हाई वाज SEBI सेटअप, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव SEBI का ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या डिफरेंस आ सकता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का। तो कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में हमने डिफरेंस हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। डिफरेंस आप आराम से बना सकते हो कि कौन कौन से डिफरेंस बनाओगे कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो है वो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो कैपिटल मनी मार्केट में जो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कौन कौन से, कमर्शियल पेपर, टी-बिल्स, ये सारे पेपर जो होते हैं ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो कैपिटल मार्केट में होते हैं वो सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ठीक है जी, ये सारे कैपिटल मार्केट में होते हैं। तो ये सारा आप बता दोगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चंस बने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया, घबराना नहीं है। फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट की फ्लोटेशन कैसे होगी, मीन टू से कैसे प्राइमरी मार्केट के मेथड्स कैसे होते हैं। ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस या IPO लाकर, या ऑफर फॉर सेल लाकर, मतलब हमने पढ़ चुके हैं प्राइमरी मार्केट में कैसे होता है। ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, IPOs, ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। यहाँ आएगा वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे बने हैं। एक्सप्लेन द रीसेंट कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन बना है। और बना है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ SEBI। अच्छे से आप लिख दोगे ऑब्जेक्टिव्स, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस जो 3 तरह के हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, कुछ भी याद करो। अगर आपको SEBI के बारे में कुछ भी आए तो पहले अगर आप SEBI का इस्टेब्लिशमेंट की डेट अगर आप लिख सकते हो कि कब क्यों इस्टेब्लिश हुआ, और 2-3 ऑब्जेक्टिव्स उसके लिख सकते हो। चाहे फंक्शंस आए, आप स्टार्ट SEBI की डेफिनेशन से, या SEBI क्या रोल उसका SEBI का रोल है, उसके बाद आप फंक्शन स्टार्ट करोगे। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चे ने ये नहीं सीधा फंक्शंस बोले, आप सीधा फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी डेवलपमेंट, आप ऊपर SEBI का 3-4 लाइंस में ज़्यादा नहीं आप लिखो, ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे को नॉलेज है, वो बच्चा पढ़ कर आया है। ठीक है जी, अब ये सारी बात हो गई SEBI के बारे में। ऐसे ही यही सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मुताबिक। आज की क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 10, जो थोड़ा लेंथी चैप्टर था और बट इजी चैप्टर था, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। अब हम इसलिए हमारा फास्ट जल्दी से जल्दी हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स में से जो भी आपकी कंसर्न बुक्स हैं, ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल NCERT रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास मिंटू से अगर आप पंजाब बोर्ड में हैं तो आपको शर्मा की बुक लगी हुई है तो आप वहाँ से कर सकते हो। आप अगर आपको कंसर्न स्कूल में कोई और बुक पब्लिशर या ऑथर की बुक है जो आप वो, बट जो भी है आपको सेम मैटर, कोई भी हमने टॉपिक छोड़ा नहीं। ठीक है, हमने बैक क्वेश्चंस भी देख लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमने एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख लिया, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर अभी कर लोगे, ये आपको लाइफ लॉन्ग देखना, आपको इन ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स मिलते रहेंगे। ये प्रैक्टिकल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये नहीं कहूँगा पेपर के लिए आप ये चैप्टर पढ़ो, ये नॉलेज के लिए पढ़ लो।
ठीक है, आपको फ्यूचर में पक्का ये हेल्प होगा। ठीक है जी, आज तक मेरे को ये चीज़ें हेल्प करती हैं, तो आप भी इसको आप पढ़ा करो। तो तब तक के लिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियोस। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।